हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद चेस्ट पेन that is consistent with myocardial infarction based on elevated troponin levels. Heart sounds are normal and vital signs are noted on the client's chart. The nurse should alert the healthcare provider because these changes are more consistent with which complication. तो इसमें क्या कहा है कि एक पेशेंट है, क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है और पेशेंट को क्या है, चेस्ट पेन है और पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन आया है, जो कि कैसे पता लगा है, एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल से। तो हमें पता है कि जो हमारा ट्रॉप टी ट्रॉप आई होता है वो मेनली जो ट्रॉप टी जो होता है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इंक्रीज हो जाता है। और ऑन ऑस्कल्टेशन हार्ट साउंड जो है वो नॉर्मल है और वाइटल साइंस जो है पेशेंट के क्लाइंट चार्ट के ऊपर मेंटेन किए हैं। तो इनमें से कौन सा चेंज है जो कि नर्स है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो रही है। तो जो पेशेंट का चार्ट है, अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें आफ्टर एवरी 15 मिनट्स इन्होंने वाइटल साइंस मॉनिटर कर रखे हैं, जिसमें कि पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है पेशेंट का एंड ब्लड प्रेशर है। तो अगर हम देखते हैं जो पल्स है वो 11 AM पे 92 है, फिर 96 है, 11:30 पे 104 है एंड 11:45 पे 18 बीट्स पर मिनट है। मीन्स कि आफ्टर एवरी 15 मिनट्स जो पल्स है वो इंक्रीज हो रही है। रेस्पिरेशन अगर हम देखते हैं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो ब्लड प्रेशर है वो पहले 140/88 था, फिर 128/82 है और लास्ट में 88/58 है। मतलब जो बीपी है वो कम हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन नंबर 2 है कार्डियक टेम्पोने, ऑप्शन नंबर 3 है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ऑप्शन नंबर 4 है डायसेक्टिंग थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट को हो रहा है? तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। अब वो कैसे पता लगेगा कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है? अगर हम कार्डियोजेनिक शॉक की बात करते हैं तो जब भी इट अकर विथ सीवियर डैमेज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में सीवियर डैमेज है, इफ द डैमेज इज मोर देन 40%, तो जो पेशेंट है उसको कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। और उसके अगर हम क्लासिक साइन देखते हैं तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, रैपिड वीक पल्स विल बी देयर, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, कूल एंड clammy skin will be there, and your respiratory rate है that will also increase as a response to metabolic acidosis from shock। क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक है तो पेशेंट शॉक की स्टेट में जा रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ पेशेंट को मेन सिम्टम क्या आएगा, द पेशेंट का जो बीपी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और सेकेंड टाइम पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा। तो अगर हम इधर देखते हैं तो पेशेंट की जो पल्स है वो इंक्रीज हो रही है। पेशेंट यहाँ पे नॉर्मल था 92 लेकिन लास्ट में टेकिकार्डिया में चला गया और सेम जो बीपी था वो पहले थोड़ा सा बढ़ा हुआ था लेकिन उसके बाद जो पेशेंट का बीपी है वो एकदम ड्रॉप हो गया। तो पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client admitted to the hospital with chest pain and history of diabetes mellitus 2 is scheduled for cardiac catheterization. Which medication would need to be withheld for 24 hours before procedure and after 48 hours after the procedure? तो एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज है, चेस्ट पेन की कंप्लेंट है और पेशेंट जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए शेड्यूल किया गया है। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि हमने पेशेंट की विदहेल्ड करनी है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 इज ग्लिपिजाइड, ऑप्शन नंबर 2 इज मेटफॉर्मिन, ऑप्शन नंबर 3 इज ग्लिमिप्राइड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रेगुलर इंसुलिन। तो इनमें से कौन सी हमारी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो हम पेशेंट का हमने विद हेल्ड करना है बिफोर द कार्डियक कैथेटराइजेशन? So in this, the correct answer is option number 2, metformin. Now, क्यों metformin withheld करनी है?
Metformin need to be withheld 24 hours before and for 48 hours after cardiac catheterization because of the injection of contrast medium during procedure. Because cardiac catheterization हो रही है तो उसमें पेशेंट को कोई ना कोई डाई दी जाएगी, कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा. So if the contrast medium affects kidney function with metformin in system, the client would be at increased risk for lactic acidosis. मतलब कि अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है तो पेशेंट की बॉडी में अगर मेटफॉर्मिन लंबे टाइम तक रह जाती है तो जो पेशेंट है उसमें लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है. तो सेम इसमें पेशेंट के फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन डाई यूज की जा रही है. अगर वो डाई की वजह से किडनी अफेक्ट होती है तो किडनी मेटफॉर्मिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो मेटफॉर्मिन है वो बॉडी में उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा और पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है. तो इसलिए मेटफॉर्मिन जो है उसको विदहेल्ड करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client who is receiving digoxin daily has a serum potassium level of 3 milliequi per liter and is complaining of anorexia. The healthcare practitioner prescribes a serum digoxin level to be done. The nurse checks the result and should expect to note which level that is outside of the therapeutic range. So, इसमें क्या है कि पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा है, उसका जो पोटेशियम लेवल है वो 3 एम मिली इक्वी पर लीटर आया है और पेशेंट को क्या कंप्लेंट है, एनोरेक्सिया, लैक ऑफ एपेटाइट की कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट. तो जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है उसने बोला है कि पेशेंट का सीरम डिजॉक्सिन लेवल चेक करना है. तो अभी रिजल्ट आने के बाद इनमें से कौन सी रेंज है जो कि थेरेप्यूटिक रेंज में नहीं आती है. सो जो ऑप्शंस हैं दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज 0.3 नैनोग्राम पर ml, option number 2 is 0.5, option number 3 is 0.8 and option number 4 is 1. So for this the correct answer is option number 4, that is 1 nanogram per milliliter. So अगर हम ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रेंज डायजॉक्सिन की बात करते हैं तो डायजॉक्सिन का थेराप्यूटिक रेंज है दैट इज बिटवीन 0.5 टू 0.8 नैनोग्राम पर ml. अगर इससे ज्यादा डिजॉक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, थेराप्यूटिक रेंज से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब कि पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है. डिजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो हमें कैसे पता लगेगी कि पेशेंट को एनोरेक्सिया रहेगा, लैक ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है. दीज आर द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम. सबसे पहले पेशेंट को ये सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं. उसके बाद पेशेंट को विजुअल डिस्टरबेंसेस होना स्टार्ट होता है जिससे हमें ब्लड विजन या येलो विजन होगा पेशेंट को. एंड एट द लास्ट द पेशेंट विल हैव दिस अरिथमिया. सो when the patient is on digoxin, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम सीरम डिजॉक्सिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल और रीनल फंक्शन टेस्ट हमें टाइम टू टाइम चेक करने हैं. बिकॉज कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में. सो अगर पेशेंट का हाइपोकेलीमिया है, पेशेंट का अगर पोटेशियम लेवल कम है तो तुरंत हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है. पेशेंट को बोलना है कि हाई पोटेशियम डाइट ले, सच एज फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल एंड पोटैटोज. बिकॉज हाइपोकेलीमिया है अगर पेशेंट को तो पेशेंट को डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने का डर रहता है. तो इसीलिए जो पेशेंट डायजॉक्सिन लेते हैं उनको उनके लिए कैल्शियम लेवल पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एंड हमें पता है कि पेशेंट का अगर जो हार्ट रेट है वो 60 से कम है तो डायजॉक्सिन नहीं देनी है, उसको विदहेल्ड करना है. तो हमेशा डिजॉक्सिन देने से पहले पेशेंट की एपिकल पल्स चेक करनी है फॉर 1 मिनट एंड इट शुड बी मोर देन 60 बीट्स पर मिनट. अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, 60 से कम आ रही है हार्ट रेट, तो उस टाइम पे विदहेल्ड करनी है. और अगर हम डिजॉक्सिन के एंटीडोट का बात करते हैं तो इट इज डिजॉक्सिन इम्यून फैब. ठीक है, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट को एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी हो गई है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट हु इज टेकिंग प्रोपेनॉल. Which assessment finding indicate a potential adverse complication associated with this medication? So the options are option number 1, that is the development of complaint of insomnia. Option number 2 is the development of audible expiratory wheeze. Option number 3 is a baseline BP of 150
by 80 mm of Hg followed by BP of 138 by 72 mm of Hg after 2 doses of medication. And option number 4 is a baseline resting heart rate of 88 beats per minute followed by resting heart rate of 72 beats per minute after 2 doses of medication. तो पेशेंट जो है प्रोपेनॉल ले रहा है, तो इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि इस मेडिसिन से रिलेटेड है? कि अगर पेशेंट को इंसोम्निया की कंप्लेंट कर रहा है, अगर पेशेंट के एक्सपिरेटरी वीज है प्रेजेंट, या पेशेंट का अगर बेसलाइन बीपी 150/80 था, लेकिन दो मेडिकेशन 2 डोजेस के बाद जो बीपी है वो 138/72 हो गया, या पेशेंट का हार्ट रेट पहले 88 था बेसलाइन और 2 डोजेस लेने के बाद पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑडिबल एक्सपिरेटरी वीज। अगर पेशेंट में वीजिंग प्रेजेंट है तो दिस इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोपेनॉल। सो audible expiratory wheeze may indicate a serious adverse reaction, that is bronchospasm, because bronchospasm is one of the main side effect of propanol, which is a beta blocker. एंड अस्थमा एंड सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उन केसेस में बीटा ब्लॉकर मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। और अगर हम बाकी मेन साइड इफेक्ट्स देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स के, तो हम इसको बार्ड फिश के नाम से, निमोनिक्स के नाम से याद कर सकते हैं, इन विच बी स्टैंड्स फॉर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, अगेन सेकंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रेडिकार्डिया, ए स्टैंड्स फॉर अरिथमिया, एल स्टैंड फॉर लिथार्जी, D stand for disturbance in glucose metabolism, mainly hypoglycemia। तो इसलिए जब भी डायबिटिक पेशेंट में हमने बीटा ब्लॉकर्स देना है तो उसमें उनका जो शुगर लेवल है वो टाइम टू टाइम हमने मॉनिटर करना है। F stands for fatigue, I stand for insomnia, S stands for sexual dysfunction, and H stands for hypotension. So these are the main side effect of बीटा ब्लॉकर्स, जिनको हम बार्ड फिश के नाम से याद रख सकते हैं, निमोनिक्स के नाम से। Now the next question is, a client is diagnosed with an ST segment elevation myocardial infarction, that is STEMI, and is receiving a tissue plasminogen activated ATPlas. Which action is a priority nursing intervention? And the options are monitor for kidney failure, monitor for psychosocial status, monitor for signs of bleeding, और have heparin sodium available। मतलब कि पेशेंट है वो प्रेजेंट है विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ, और डॉक्टर ने पेशेंट को प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देने के लिए बोला है। तो इनमें से कौन सी जो प्रायोरिटी है जो कि नर्स को ध्यान में रखनी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। अब क्यों मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ ब्लीडिंग? बिकॉज जो हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं वो थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशंस होती हैं, मींस दे आर द थ्रोम्बोलिटिक, वो जो भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। सो थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन आर यूज्ड अर्ली इन द कोर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद इन 4 to 6 hours to restore blood flow, limit myocardial damage, preserve left ventricular function, and prevent death. And the main adverse effects of thrombolytic therapy is bleeding, dysarrhythmia, and allergic reaction. So जब भी हमने पेशेंट को एटीप्लास देना है, जब थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हमने स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले पेशेंट के जो हमारे एपीटीआई है, प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग है, फिब्रिनोजन लेवल है, हिमोक्रेटिक एंड प्लेटलेट काउंट हमने ध्यान में रखने हैं, वो हमें पता होने चाहिए कि पेशेंट के नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। टाइम टू टाइम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं, बिकॉज अगर पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो उस केस में जो पेशेंट का बीपी है वो ड्रॉप होगा एंड पेशेंट विल हैव टैकीकार्डिया। अगेन इन केस ऑफ शॉक द पेशेंट विल हैव हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। Then monitor for bleeding and check all excretions for occult blood। ठीक है, अगर पेशेंट का यूरिन में देखना है ब्लड तो नहीं आ रहा, या स्टूल में ऑक्लट ब्लड तो नहीं है। देन मॉनिटर फॉर हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, अवॉइड इंजेक्शंस एंड अननेसेसरी वेनिपेंचर्स इफ पॉसिबल। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज एन इलेक्ट्रिक रेजर और शेविंग एंड फॉर ब्रश टीथ जेंटली। ठीक है, ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। ऑलरेडी पेशेंट थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पे है तो ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है।
then withhold the medication if bleeding develop and notify the health care provider. And अगर हम इसके एंटीडोट की बात करते हैं तो that is aminocaproic acid is the antidote for ATPlas or the tissue plasminogen. So this is the main thing that we have to keep in mind जब भी हम patient को ATPlas देते हैं. Now the next question is, the nurse is monitoring a client who is taking digoxin for adverse effect. Which findings are characteristic of digoxin toxicity? Select all that apply. So patient है उसको digoxin toxicity है, तो उनमें से कौन सा symptoms है जिससे हमें पता लगेगा कि patient को toxicity हुई है. So the first option is tremor, then diarrhea, irritability, blurred vision, and nausea and vomiting. So again हमने पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड्स में हमने ये देखा है कि डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी के सबसे मेन सिम्टम्स क्या है. तो सबसे पहले पेशेंट को जीआई डिस्टर्बेंस होता है, फिर विजुअल डिस्टर्बेंस आएगा और उसके बाद कार्डियक प्रॉब्लम आएगी. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2, 4 एंड 5, डायरिया, ब्लड विजन, नोजिया एंड वॉमिटिंग. ठीक है. सो अगेन डिसॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. अर्ली साइंस टॉक्सिसिटी इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जिनमें हमारा डायरिया और नोजिया वॉमिटिंग आ गया, एनोरेक्सिया आ गया, और उसके बाद पेशेंट को हेडेक हो सकती है, विजुअल डिस्टरबेंस आ सकता है लाइक डिप्लोपिया, ब्लड विजन, येलो ग्रीन हेलोस, फोटोफोबिया, वीकनेस, fatigue and drowsiness, and cardiac arrhythmia or this cardiac rhythm abnormality means this arrhythmia can also occur. Now the next question is, prior to administering client's daily dose of digoxin, the nurse review the client's lab data and notes the following result. Serum calcium is 9.8 mg per deciliter. Serum magnesium is 1 milliequi per liter. Serum potassium is 4.1 milliequi per liter. Serum creatinine level is 0.9 mg per deciliter. So which result should alert the nurse that the client is at a risk for digoxin toxicity? And the options are, option number 1 is serum calcium level, option number 2 is serum potassium level, option number 3 is serum creatinine level, and option number 4 is serum magnesium level. तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे कि नर्स को पता लगेगा कि the client is at a risk for digoxin toxicity? And the option is option number 4, that is serum magnesium level, that is 1 milliequi per liter. So जब भी पेशेंट हमारा डिसॉक्सिन थेरेपी पे होता है तो डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क कब इंक्रीज होगा? जब पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया होगा, पेशेंट को मतलब कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, पोटेशियम लेवल कम होगा, मैग्नीशियम लेवल कम होगा, दैट इज हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोथायराइडिज्म है अगर पेशेंट को, और इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है. इसलिए जब भी डिसॉक्सिन थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की, तो हमने ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ध्यान में रखना है, इनकी वैल्यूज को. सो जो नॉर्मल लेवल है कैल्शियम का दैट इज 8.6 टू 10.3 mg per deciliter. पोटेशियम इज बिटवीन 3.6 टू 5.2 milliequi per liter. Magnesium is 1.3 to 2.1 milliequiliter. Creatinine is 0.7 to 1.3 mg per deciliter for men and 0.6 to 1.5 1.1 mg deciliter for women. ठीक है. So जब भी पेशेंट को डिसॉक्सिन दे रहे हैं तो इन सभी हमारा पोटेशियम लेवल हो गया, कैल्शियम लेवल हो गया, मैग्नीशियम लेवल हो गया और क्रेटिनिन लेवल हो गया. ये तो हमने ध्यान में रखना है. साथ में हमने ये भी देखना है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है. और अगर हम क्रेटिनिन की बात करते हैं तो क्रेटिनिन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मेल्स में ज्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू फीमेल्स, बिकॉज विमेन ऑफन हैव लेस मसल मास. ठीक है. मेल्स का जो मसल मास होता है वो ज्यादा होता है, फीमेल्स का कम होता है. तो जिस भी पर्सन का मसल मास ज्यादा होगा उसका क्रेटिनिन लेवल हमेशा वेरी करेगा. Now the next question is, intravenous heparin therapy is prescribed for a client. While implementing the prescription, the nurse ensures that which medication is available on the nursing unit. And the options are vitamin K, protamine sulfate, option number 3 is potassium chloride, and option number 4 is aminocaproic acid. Means कि patient का हम
हेपारिन थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वाइल स्टार्टिंग द हेपारिन थेरेपी नर्सिस स्टेशन में इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होनी चाहिए? And the correct answer is option number 2, that is protamine sulfate, because protamine sulfate is the antidote of heparin. In case अगर पेशेंट को हेपारिन टॉक्सिसिटी होती है तो उस केस में प्रोटीन सल्फेट देना है. Now the next question is, the nurse should report which assessment finding to the healthcare practitioner before initiating thrombolytic therapy in a client with pulmonary embolism. And the options are adventitious breath sound. Option number 2 is temperature of 99.4 degree Fahrenheit. Option number 3 is blood pressure of 198 by 110 mm of Hg. Respiratory rate of 28 breaths per minute. मतलब कि बिफोर स्टार्टिंग द थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जिसमें कि हमने लाइक एटीप्लास देखा था, फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कौन सी थिंग है जो कि डॉक्टर नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है बिफोर इनिशिएटिंग द थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्लड प्रेशर ऑफ 198 by 110 mm of Hg. So thrombolytic therapy is contraindicated in conditions in which there is a risk of uncontrollable bleeding, because again हमने पढ़ा कि thrombolytic therapy से पेशेंट का जो एडवर्स इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट मेन क्या है, दैट इज ब्लीडिंग. So it is also contraindicated in uncontrolled hypertension. मतलब पेशेंट को अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, लाइक इसमें अगर हम देखते हैं तो जो पेशेंट का बीपी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक तरह का हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाला बीपी है पेशेंट का, तो इस केस पे जो पेशेंट का रिस्क है वो सेरिब्रल हेमरेज इज वेरी हाई. तो इसलिए हमने इन केसेस में पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं देनी है. Now the next question is, a client with myocardial infarction suddenly become tachycardic, shows sign of air hunger and being coughing frothy pink tinged sputum. Which finding would the nurse anticipate when auscultating the client's breath sound? And the option number 1 is stridor, option number 2 is crackle, option number 3 is ronchi, and option number 4 is diminished breath sounds. मतलब कि एक पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन था, पेशेंट एकदम टेकिकार्डिया में चला गया, एयर हंगर के साइन कर रहा है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, और कफिंग में जो ब्लड स्पूटम है दैट इज पिंक टिंक्ड कलर. तो इनमें से जब नर्स ऑस्कल्टेट करेगी पेशेंट की ब्रेथ साउंड, तो इनमें से कौन सी साउंड जो है पेशेंट में प्रेजेंट हो सकती है? सो अगर हम इन सब की बात करते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो सिम्टम्स हैं लाइक टेकिकार्डिया, एयर हंगर, कफिंग, फ्रोथी पिंक टिंग स्पूटम, ये कौन सी डिजीज को सिग्निफाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज क्रैकल्स. क्यों? क्योंकि ये जो सिम्टम्स थे हमारे, ब्रेथलेसनेस था, डिस्निया था, एयर हंगर, प्रोडक्शन ऑफ फ्रोथी पिंक टिंग स्पूटम, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एडीमा. तो जब पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा होगा तो उस केस में जो ब्रेथ हमारे ब्रेथ साउंड होंगे दैट विल बी क्रैकल. पेशेंट के लंग साउंड में हमें क्रैकल सुनाई देगी. ठीक है. जो हमारा स्टाइडर है, स्टाइडर हमें कौन सी कंडीशन में सुनाई देता है? जब पेशेंट को स्पाज्म हो, लेरेंजोस्पाज्म हो, जब ब्रोंकोस्पाज्म हो, उस केस में हमें स्टाइडर सुनाई देगा. लेकिन जो क्रैकल्स है, क्रैकल्स तब होती है जब पेशेंट के पल्मोनरी एडीमा है. तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, वन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशन इज पल्मोनरी एडीमा. तो पल्मोनरी एडीमा की वजह से पेशेंट को एयर हंगर, डिज्निया, पिंक फ्रोथी टिंग स्पूटम हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है. तो ऑन ऑस्कल्टेशन क्रैकल साउंड विल बी प्रेजेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट. थैंक यू.